प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले मोनोक्रिस्टाइल और फोटोवोल्टाइक तथा जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की रखी आधारशिला। राजधानी लखनऊ में गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने तत्कालीन सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को किया गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हुई थी परियोजना। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा, मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त सतर्कता के दिए निर्देश। दिल्ली सीमा से सटे जिलों में विशेष अभियान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मिशन मोड में चलाने के दिए निर्देश। परियोजना की समीक्षा, जून 2021 तक कार्य शुरू करने की योजना। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में लगभग 2600 छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले मोनोक्रिस्टाइल और फोटोवोल्टाइक तथा जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस विश्वविद्यालय के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी, बिजनेस इंक्यूबेशन, ट्रांसलेशन, रिसर्च सेंटर और खेल परिसर का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आप जैसे इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं, आपको बधाई। आपके परिश्रम के लिए, आपने जो इस यूनिवर्सिटी में सीखा है उसके लिए, और शुभकामनाएं। नेशन बिल्डिंग के जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आज आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, उस नई मंजिल के लिए, नए सफर के लिए मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लखनऊ में हुए गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव और वरिष्ठ सहायक राजकुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को दोनों को अदालत में पेश कर 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस घोटाले के संबंध में विभाग की ओर से लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे को आधार बनाकर 30 नवंबर 2017 को नया मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। गौरतलब है कि गोमती रिवर फ्रंट सुंदरीकरण योजना में सिंचाई विभाग की तत्कालीन इंजीनियरों ने काफी गड़बड़ की थी। इसकी शुरुआत योजना की लगभग 500 करोड़ थी, लेकिन बाद में इसे 1000 करोड़ किया गया और फिर इसकी लागत बढ़ाते हुए 1427 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। निर्धारित दरों से काफी महंगी कीमत पर सामान खरीदे गए। तत्कालीन इंजीनियरों ने पर आरोप है कि उन्होंने मनमाने तरीके से काम किया, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है।
और प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। लखनऊ के अलावा दिल्ली से सटे प्रदेश के जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में पिछले 24 घंटों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के 2,858 नए मामले आए हैं, जबकि 2,220 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस दौरान 20 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में कुल 23,357 सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण नवंबर में दोगुनी से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली सटे जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री गाजियाबाद और स्वास्थ्य मंत्री गौतम बुद्ध नगर की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करें। इन दो जिलों के अलावा लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि दिल्ली से आने जाने वालों की रैंडम चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगभग 3 करोड़ घरों के 14 करोड़ 22 लाख लोगों से संपर्क कर कोरोना के लक्षण की जानकारी ली गई। और इस बीच स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 84,78,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 49,715 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.67% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित परियोजना का निर्माण प्रारंभ करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किए जाए। परियोजना के निर्माण की आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर माह जून 2021 तक कार्य अवश्य प्रारंभ कर दिए जाएं। कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण हो सके, इसे ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएं। मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर गंगा एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों के प्रारंभ के साथ ही उनके पूर्ण होने की तिथि निश्चित होनी चाहिए। किसी भी निर्माण कार्य के लिए अनावश्यक रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को पूरी तेजी और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि परियोजना के वित्त पोषण की सभी संभावनाएं तलाश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गंगा एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड परियोजना को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार अपने संसाधनों से इसका निर्माण कार्य पूरा कराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का ऋण सफलतापूर्वक अपने संसाधनों का उपयोग करके माफ किया। उस समय के मुकाबले वर्तमान में प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। निवेशक राज्य में निवेश करने के लिए उत्सुक है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने जनपद कानपुर नगर के विकास कार्यों को लेकर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस दौरान सतीश महाना ने अधिकारियों से विकास कार्यों की गति में आ रही समस्याओं के विषय में जानकारी ली। औद्योगिक विकास मंत्री ने जनपद के कैंट और झकरकटी के रेलवे ओवरब्रिज मार्ग तक चालू किए जाने के साथ ही सीओडी पुल की साइड इंटरलॉकिंग कार्य को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनता से जुड़े सभी विभागों को समीक्षा बैठक में शामिल करते हुए सीधे जनता से संबंधित विभागवार विकास कार्यों को समयबद्ध सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है। सतीश महाना ने बताया कि भारत सरकार की 15वें वित्त आयोग की गाइडलाइन में एयर क्वालिटी इंडेक्स और प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के लिए नगर निगम को 75 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसके लिए योजना बनाकर कार्य किया जाना है, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। संस्थान से जल निगम से संबंधित जो इशूज है, नमामि गंगे में बहुत सारे स्थानों पर जहाँ पर इन्होंने सीवर लाइन डाली है, वो सड़कें नहीं बनी, उन सड़कों के संदर्भ में जिम्मेवारियाँ तय करी गई हैं कि कौन जिम्मेवार होगा और कब तक उसको पूरा कर दिया जाएगा। NHAI से संबंधित जो इशूज हैं उसको रिजॉल्व करने की बात करी, जो अलग अलग विभागों से संबंधित, मैंने कहा जो सीधा जनता से जुड़े हुए विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक आज थी और एक सकारात्मक नोट के अंतर्गत वो समीक्षा बैठक चली, जिसमें जनता से संबंधित जो भी इशूज हैं वो समयबद्ध तरीके से ठीक हो जाएं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइन 15वें वित्त आयोग की आई है, उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI और जो प्रदूषण से संबंधित इश्यूज हैं उसके लिए लगभग 75 करोड़ रुपया नगर निगम को मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अति पिछड़े जनपद सोनभद्र को घर घर नल योजना की सौगात देंगे। आगामी 22 नवंबर को प्रस्तावित वर्चुअली शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में मौजूद रहेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर
धंधरौल बांध के समीप शुभारंभ स्थल की जानकारी और जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि ये प्रधानमंत्री की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। श्री सिंह ने बताया कि 5,555 करोड़ की लागत से विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर में 9 और सोनभद्र में 14 परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है, जिससे ग्रामीण अंचलों के हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये परियोजनाएं 2 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कोशिश है कि समय से पहले ही पूर्ण कर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। और 22 तारीख को उसी योजना का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली से वर्चुअल करेंगे। यहाँ पे जो करमाओ धंधरौल बांध का ये स्थान जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहेंगे और हर घर नल जो सोनभद्र में पेयजल को लेकर के एक बड़ा संकट है, उसका ध्यान देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना को सफल करने के लिए 22 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी 23 परियोजनाएं सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जिलों को मिला करके हैं। सोनभद्र में 14 और मिर्जापुर में 9 परियोजनाएं हैं और इस परियोजना के माध्यम से हर घर जल की योजना को हम लोग साकार रूप प्रदान करेंगे। जितना हमारा क्षेत्र सोनभद्र का और मिर्जापुर का है, सभी मजरे, टोले, पूर्वे, पंचायत और घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। हम लोगों ने तय किया है कि 2 साल के अंदर अपनी परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे। कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है पूर्ण करके जिन क्षेत्रों की बातचीत आप कर रहे हैं उन सब क्षेत्रों में हम शुद्ध पेयजल पहुंचा पाएं, लोगों को बीमारी से बचाएं और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ बनाएं। और बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी के परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल के छात्रों को उपाधि दी गई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने पर भाजपा के संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि इस उपाधि को पाकर और अधिक समाज सेवा करने की जिम्मेदारी मिली है। कोरोना का संकट दोबारा बढ़ने के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार की नियमावली पर लोग पालन करें तो इस पर विजय प्राप्त करेंगे। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बेहतरीन काम कर रही है। कोरोना काल के दौरान मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के काम को भी उन्होंने सराहा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अभी और भी बदलाव की आवश्यकता है और नई शिक्षा नीति इस क्षेत्र में नए सुधार लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा को व्यवसाय नहीं बल्कि मिशन के रूप में लेना होगा। Gold medal, the real gold medal, and I'm very thankful to my parents and of course the faculty which is behind here. हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था में काफ़ी सुधार होना है और दुनिया के अगर मुकाबले पर हम देखें तो इस क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे हैं और अगर वर्ल्ड क्लास रैंकिंग की बात है तो हमारे देश के शिक्षा के स्तर में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो और अच्छी शिक्षा की बात हो, हमारे देश के अंदर इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। तो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के लोगों ने रोहिलखंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शुरू की है। एक अच्छा प्रयास है, अच्छे ढंग से ये विश्वविद्यालय कायम करें, यूनिवर्सिटी कायम काम करें और जो आवश्यकताएं हैं इस क्षेत्र की उनको पूरा करने का काम करें। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने इंडिया गेट स्थित वॉर मेमोरियल पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा भी मौजूद थे। हर साल एनसीसी नवंबर के आखिरी रविवार को अपना स्थापना दिवस समारोह मनाती है। एनसीसी दिवस से एक दिन पूर्व आज कैडेटों ने शहीदों को याद किया। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी अपनी 72वीं वर्षगांठ मना रही है। हर साल नवंबर महीने के आखिरी रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट के वॉर मेमोरियल पर रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सहित कैडेटों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी और आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 15 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान कैडेटों द्वारा निभाई जा रही भूमिका को देखते हुए रक्षा सचिव ने एनसीसी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बताया। हमारे जो लगभग 15 लाख
एनसीसी कैडेट्स हैं और जो करोड़ों की संख्या में हमारे एनसीसी एल्यूमनाई हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं उनका। एनसीसी के बच्चों ने जो इस पेंडेमिक के वर्ष में जो भूमिका निभाई है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह उन्होंने जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी मदद में, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो फूड मील सप्लाई की सहायता हो, कॉल सेंटर हो, मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन सभी कार्यों में एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे लगभग 2 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है देश के सभी प्रांतों में। देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं, जिसमें कैडेट सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास की गतिविधियों में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 1971 के बाद अब कोरोना महामारी में भी 1,60,000 कैडेटों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। बॉर्डर और कोस्टल एरिया में 1100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजों की पहचान कर वहाँ भी एनसीसी की शुरुआत की जा रही है। डिजिटल इंडिया के तहत एनसीसी का एक ट्रेनिंग ऐप लॉन्च कर दिया गया है और एक अन्य दूसरा ऐप दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पिछले 4 महीने में करीब 65 कैंप ऑनलाइन आयोजित किए गए हैं, जिसमें 6000 कैडेटों ने हिस्सा लिया है। संविधान और हमारे कर्तव्यों के बारे में भी कैडेट देश में जागरूकता अभियान चला रहा है। 1971 के बाद कोरोना पेंडेमिक में पहली बार 1,60,000 कैडेट एम्प्लॉय किए गए हैं। ये 17 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी में हुए हैं। 1 लाख बॉर्डर और कोस्टल एरिया में जो एनसीसी पहुंच हमने बढ़ाई है। इसमें 1100 से ऊपर स्कूल्स और कॉलेजेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इनको एनसीसी कॉलेजेस को अलॉट करनी स्टार्ट कर दी है। देश के कोने कोने में अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का महत्व समझा रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य कैडेटों को समाज के अच्छे नागरिक बनाने और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य और अग्रणी बनाने के लिए उनमें चारित्रिक गुणों का विकास करना है। सामाजिक गतिविधियों में कैडेट स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति, वृक्षारोपण, प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया जैसे जागरूक कार्यक्रमों में भी अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। समाचार लगातार जारी, रुक रहे छोटे से विराम के लिए। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। SNCU, KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। चलिए अब आपको बताते हैं कि दलछठ पर्व पर वाराणसी में आज गंगा घाट पर जुटी महिलाओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व का समापन किया। कल शाम अस्त होते हुए सूर्य को जहां अर्घ्य दिया गया, वहीं आज उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन किया गया। रात से ही व्रती महिलाएं घाटों पर जुटना शुरू हो गई थीं और भोर में 5 बजे महिलाओं ने पानी में खड़े होकर भगवान के निकलने का इंतजार किया और जैसे ही भगवान भास्कर उदीयमान हुए, लोगों ने अर्घ्य देना शुरू कर दिया। उसके बाद आपस में प्रसाद का वितरण किया गया। व्रती महिलाओं ने बताया कि छठ पूजा से हमारी मानी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हम हर साल इस व्रत को करते हैं।
बच्चों की मनोकामना के लिए पूजा होती है। ये 3 दिन के लिए पूजा होता है। 3 दिन से शुरू होता है। पहले दिन खरना होता है, नहाना खाना, फिर दूसरे दिन निराजल व्रत, तीसरे दिन अभी सुबह अर्घ दे करके फिर अब चना खा करके हम लोग जरई लील के पानी पियेंगे। पहले दिन जैसे चने की दाल और कद्दू डाल के सब दाल चावल खाया जाता है, दिन भर ऐसे ही रह के। फिर दूसरे दिन भर वैसे ही रहेंगे व्रत। फिर रात में कद्दू का खीर और पूड़ी से व्रत जिसे अपना तोड़ते हैं। फिर उस तीसरे दिन एकदम निराजल रहते हैं। मनोकामना जो भी हम लोग मांगते हैं डाला छठ माता से वो पूरा हो जाता है। और राजधानी लखनऊ में भी गोमती के किनारे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का व्रत समाप्त किया। इस अवसर पर सुबह से ही महिलाओं ने पानी में खड़े होकर सूर्योदय का इंतजार किया और सूर्योदय के साथ ही पूजा पाठ किया। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है, जो इस बार 20 नवंबर को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया गया। छठ पूजा का 4 दिवसीय व्रत संतान की खुशहाली और अच्छे जीवन की कामना के लिए किया जाता है। ये अनुपम व्रत सूर्योपासना का है। इस दौरान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। ये व्रत केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष द्वारा भी किया जाता है। आज सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देकर महिलाओं ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूरा किया। कोरोना के देखते हुए, कोरोना महामारी के देखते हुए हम लोग सरकार के निर्देश के पालन किए हैं और उनके निर्देश के अनुसार छठ मैया की पूजा हम लोग बहुत अच्छे से मनाए हैं। इस बार छठ पूजा हम लोग कोरोना को देखते हुए मास्क और उसके साथ दूरियां बनाते हुए हम लोग छठ पूजा किए हैं। छठ पूजा का महत्व बहुत ज्यादा है। यह व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरे देश में मनाया जाने लगा है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ये व्रत संतान की रक्षा और उसके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों की फल की प्राप्ति से भी ज्यादा होता है। आज जो छठ पूजा है, चूँकि जो इस समय लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद से जिस तरीके से थोड़ा सा पब्लिक में छूट हुई, उसी के बाद ये त्यौहार आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी समिति ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि सब लोग दूरी बनाएं, मास्क रखें, सैनिटाइजर को बराबर प्रयोग में लाएं। माँ से, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे इससे भी ज़्यादा सुंदर हो, इससे ज़्यादा भव्य हो और सब पर माँ की कृपा हो। छठ पर्व के मद्देनजर लखनऊ में गोमती के घाटों पर जहां भीड़ दिखी, तो वहीं कुछ परिवारों ने कोविड के चलते अपने घरों में अस्थायी जल भराव कर छठ का पर्व सुरक्षित रूप से मनाया। हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। और अयोध्या में कार्तिक मेले में भीड़ नहीं आए, इसके लिए आज से ही अयोध्या की सीमाओं पर बैरियर लगा दिए गए हैं। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या के स्थानीय लोग आईडी दिखाकर ही अयोध्या में प्रवेश पा सकते हैं। कार्तिक मेले के दौरान 22 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा है। उसी तरीके 25 नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा है और 30 नवंबर की रात्रि में पूर्णिमा स्नान है, जिसके चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 की महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने देश भर के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो कार्तिक मेले के दौरान अयोध्या न आएं, अपने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना करें। यही नहीं, जिला प्रशासन के साथ अयोध्या के संत और धर्माचार्यों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अयोध्या न आएं, घरों में रहकर पूजा अर्चना करें और पुण्य अर्जित करें। जिलाधिकारी अनुज झा का कहना है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए अयोध्या की सीमाओं को आज से ही बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। अयोध्या की 13 जगह की सीमाओं को बैरियर से बंद किया गया है। उनके अधिकारियों की भी बैठक करा करके आह्वान ये किया है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए और सभी जो हमारे प्रमुख संतगण हैं उन्होंने भी आह्वान किया है, अनुरोध किया लोगों से कि लोग अपने घरों से इस बार पूजा पाठ तथा अपनी निवेदित करें। तथापि पूरे रूट पे जो व्यवस्थाएं होनी है सुरक्षित तरीके से पर्व को संपादन करने के लिए, जैसे प्रकाश की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, वो कराई गई है। टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी, मोबाइल टॉयलेट लगाए जाएंगे और पीने के पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें जगह जगह जो है कोविड हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जा रही है, ताकि जहां भी आवश्यक हो तो लोगों की टेम्परेचर स्कैनिंग कराई जा सके और उनका अगर कहीं स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता है तो वो भी कराया जा सके। ऐसी टीम्स भी जगह जगह लगाई जा रही हैं। तो पूरी तैयारी हम लोगों की है और सुरक्षित तरीके से पूरे पर्व जो है संपादित कराए जाएंगे।
फर्रुखाबाद की एकमात्र सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र 2020-21 का जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने हवन पूजन कर प्रारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बैलगाड़ी से गन्ना लाए किसान व उनके बैलों का माल्यार्पण किया, बैलों को गुड़ खिलाया व किसान को अंग वस्त्र व स्टील की बाल्टी देकर सम्मानित किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने गन्ना तुलाई मशीन का विधि विधान से उद्घाटन कर चीनी मिल की पेराई सत्र की विधिवत शुरुआत की। इससे पूर्व चीनी मिल पहुंचने पर उपस्थित अधिकारियों ने जिलाधिकारी का फूलों से स्वागत किया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर गन्ना मिल के जीएम को ताकीद की कि गन्ना लेकर आने वाले किसानों को किसी की परेशानी ना हो। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए गन्ना किसानों के हितों की रक्षा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी गन्ना किसान को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए जिम्मेदारों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। 1% रिकवरी थी, इस बार हम लोगों ने इसका टारगेट 10.25 रखा है। मैं समझता हूं कि ये टारगेट अचीव करेंगे तो भुगतान की स्थिति भी ठीक रहेगी और कमोबेश दूसरे शुगर मिल के सापेक्ष इसका भुगतान काफ़ी अच्छा है और जो शेष भुगतान बचा है बहुत मिनिमम है, वो बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। और प्रयास यही है कि गन्ने के क्षेत्र में जिस तरह आलू के क्षेत्र में जिला जाना जाता है, गन्ने के क्षेत्र में भी अपना एक पहचान बनाए। जिला प्रशासन ने कुछ अनोखे तरीके से पराली जलाने से रोकथाम लगाने की कवायद शुरू की है। कानपुर देहात जिला प्रशासन ने पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए पराली को गौशालाओं को दान देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान और प्रोत्साहन अभियान की शुरुआत की है। इसके चलते जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने इस अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी ने पराली दान देने वाले किसानों को सम्मानित किया और किसानों की दान दी गई पराली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने किसानों को जहां खादी की धोती कुर्ता दान दिया, वहीं सर्दी की शुरुआत देख कंबल भी वितरित किए। साथ ही जिलाधिकारी ने किसानों से पराली दान देने और पराली न जलाने की अपील की। वहीं सम्मानित किसानों ने भी अपने किसान भाइयों से पराली दान देने और पराली न जलाने की अपील की है और उनको उचित सम्मान भी मिले। इसी दृष्टि में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने निराश्रित गौवंश के लिए कृषकों की पराली एक दान स्वरूप मांगने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, जिसके क्रम में किसानों ने 550 मैट्रिक टन पराली यहाँ कानपुर देहात में दे चुके हैं। आज एक नई परंपरा हम लोग अध्यक्ष जी के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से प्रारंभ कर रहे हैं कि उन कृषकों का सम्मान किया जाए। कृषक स्वावलंबी होता है, सम्मान चाहता है, अपना स्वाभिमान चाहता है। देने के लिए हमारे पास उनको सम्मान से अधिक और कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। इसलिए आज विश्व मत्स्य दिवस है। अभी माह जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हितों के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात के लक्ष्य को बढ़ाने के साथ साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में ऑन डिमांड सप्लाई से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट शामिल हैं। विश्व मत्स्य दिवस पर आजमगढ़ जनपद कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के सभागार में मत्स्य पालन से जुड़े अच्छे उत्पादन करने वाले 15 किसानों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी व जिला दुग्ध उत्पादन विभाग के लोगों द्वारा उपस्थित किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सभी योजनाओं का सम्मिलित करके आय दोगुनी करने के संसाधनों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से लघु फिल्म दिखाई गई। कर रहे हैं और हम यहाँ पर अपने मत्स्य पालकों को मत्स्य की जानकारी दे रहे हैं और जो योजनाओं में हमने इनको लाभ दिया है और इसका जो प्रतिफल मिला है हमको अधिक मत्स्य उत्पादन में, इस समय हमारा इनलैंड फिशरीज में उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान पाया है। तो हमारे जो मत्स्य पालकों का योगदान है अच्छा उत्पादन की दृष्टि से, मैं इनको अपनी योजनाओं को जानकारी देते हुए इनको जो है पुरस्कृत कर रहा हूँ। मैं यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जो है मुझे बहुत अच्छी जानकारी मत्स्य पालन व्यवसाय के लिए मिली है। मैं नीली क्रांति योजना के तहत फिश फीड मिल मुझे मिला है, जिसके लिए मैं मछली का दाना जो है मैश पाउडर बना रहा हूँ और इसके बारे में मुझे यहाँ काफ़ी जानकारी मिली। मैं मत्स्य पालन करता हूँ। मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताया गया आज, और इसके पहले मुझे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले मोनोक्रिस्टाइल और फोटोवोल्टाइक तथा जल प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की रखी आधारशिला।
राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने तत्कालीन सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को किया गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हुई थी परियोजना। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा, मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त सतर्कता के दिए निर्देश। दिल्ली सीमा से सटे जिलों में विशेष अभियान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मिशन मोड में चलाने के दिए निर्देश। परियोजना की समीक्षा, जून 2021 तक कार्य शुरू करने की योजना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।